गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। बच्चों आज हम लोग हमारे एग्ज़ाम जो दिसंबर में आने वाला है फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो होगा ज्योग्राफी। ठीक है बच्चों, तो ज्योग्राफी में एक्चुअली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल पर इसको अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है, आप वहाँ से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो लिखा है बुक का नाम फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से लिया गया है, और इसका चैप्टर नंबर 3 इकाई 2 है। इकाई कौन सा है? 2 है। और चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन इसको इंग्लिश में कहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। अर्थात जनसंख्या में आखिरकार कौन कौन से तत्व हैं, किनसे मिलकर जनसंख्या बनता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सभी बातों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप शुरुआत में देख रहे हैं, एक चित्र है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इस चित्र में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी का पहनावा अलग है, कोई कम उम्र का है, कोई ज़्यादा उम्र का है, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है या कोई भी देश, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग क्या करते हैं? रहते हैं, जिसमें अलग अलग उनका धर्म, ठीक है, भाषा, अलग अलग उसका लिंग होता है, यानी वो कुछ पुरुष होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। ठीक है, तो सभी देशों में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या अद्वितीय है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, क्योंकि सभी के अंदर कोई ना कोई खासियत है। लोगों को आयु, लिंग तथा उसके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। अर्थात इन लोगों को देखा जाए तो हम इसको किस आधार पर अलग कर सकते हैं? पहला आयु के आधार पर अलग कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा लिंग के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, और तीसरा उसके निवास स्थान के आधार पर उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसको अलग कर सकते हैं? वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनसंख्या, और इन सभी के को अगर मिला दिया जाए तो हमारा बन जाता है क्या? कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या में आयु वर्ग, क्योंकि इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग होते हैं, जैसे बाल आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो सभी आयु वर्ग, अब इसमें सवाल बन जाएगा कि भाई बाल आयु वर्ग कितने लोग होते हैं, या फिर युवा आयु वर्ग कौन कौन सा होता है, या कहाँ किस उम्र तक का होता है, किस एज तक का होता है। तो ये सभी चीज़ के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, अर्थात आयु के बारे में, लिंग के बारे में और निवास स्थान के बारे में। ठीक है, जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं भी है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या को अलग करने के लिए कुछ और भी विशेषताएं हैं। हालांकि हम आयु, लिंग और निवास स्थान के आधार पर अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य विशेषताएं भी है, जैसे उनका व्यवसाय कि बताइए कितने जनसंख्या लोगों का व्यवसाय कौन सा है, कौन से कृषि लोग में जुड़े हैं, कौन से लोग उद्योग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और कितने लोग जो है वो सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। फिर हम ये भी जान सकते हैं कि जो लोग जनसंख्या हैं उनमें शिक्षा अर्थात साक्षर लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ये भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा, अर्थात उस काल के लोगों में या जिस देश के लोग हैं उसका जीवन जीने की संभावना कितना है। ठीक है, वो किस एज तक वो जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिंग संगठन। ठीक है, अर्थात लिंग में कौन कौन से तत्व शामिल है। जैसे लिखा है स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनांकीय विशेषता का मतलब जनसंख्या, ठीक है ना। तो वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? स्त्री और पुरुष की जनसंख्या में या तो स्त्री होगा या फिर पुरुष होगा। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिंग अनुपात की बात किया जा रहा है। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है
उसे क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। इसे देखा जाए तो निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूत्र क्या होगा, लिंग अनुपात बराबर, ठीक है, लिंग अनुपात बराबर पुरुष की जनसंख्या बटे में स्त्री जनसंख्या और इनटू कर देते हैं किससे, 1000 से, ठीक है। तो इस आधार पर लिंग अनुपात को ज्ञात किया जाता है। बट ध्यान रहे, यह जो फॉर्मूला है ये भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये भारत के अलावा अन्य देशों में इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारत में किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भारत में इस सूत्र का प्रयोग लिंग अनुपात जो है प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो हमारा जो सूत्र होगा वो होगा स्त्रियों की संख्या ऊपर होगी, बटे में क्या होगा, पुरुषों की जनसंख्या, और इंटू में क्या होगा, 1000। ध्यान रहे कि आप अगर विश्व की बात करें तो विश्व में रहेगा पुरुषों की जनसंख्या ऊपर और स्त्री का जनसंख्या रहेगा नीचे, और उसको 1000। इसका मतलब ये होगा कि प्रति 1000 महिलाओं पर, देखिएगा ध्यान से, इस सूत्र का मतलब यह हुआ कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या जो विश्व में ज्ञात किया जाता है, अर्थात 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या कितना है, इस तरह से ज्ञात किया जाता है बाहर विदेशों में। बट भारत में 1000 पुरुषों का जो नीचे रहेगा उसी के आधार पर मापा जाता है। 1000 पुरुषों पर देश में कितनी स्त्रियां हैं, इस तरह से हम लोग भारत में जो है लिंग अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो सवाल आएगा निम्नलिखित में से लिंग अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों हो सकता है। आपको ध्यान रहे कि आपके एग्जाम में जो सूत्र आएगा आपका जो सही आंसर होगा, क्योंकि आप भारत में हैं तो भारत में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसी सूत्र को आपको याद रखना है, और उसका सूत्र है लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और इंटू में 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि लिंग अनुपात का फॉर्मूला का प्रयोग कौन सा करेंगे हम, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। इस तरह से हम लोग लिंग अनुपात जो है वो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो लिंग अनुपात जो है ना, एक तरह से लिंग अनुपात जो है वो किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में जो है महत्वपूर्ण सूचना देता है। जिस देश का लिंग अनुपात अनुकूल हो, इसका मतलब यह है उस देश में स्त्रियों का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसे सम्मान मिलता है। लेकिन जहाँ का लिंग अनुपात प्रतिकूल हो, ये जान जाइएगा, समझ जाइएगा अपने आप कि वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता था, उस पर कोई नियंत्रित नहीं होता है, कोई नियंत्रित नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस देश में लिंग भेदभाव होगा, अर्थात बेटा बेटी, लड़का लड़की, ठीक है ना, को लेकर के भेदभाव किया जाएगा, उस क्षेत्र में कभी भी स्त्री जो वह देश जो होगा लिंग अनुपात के रूप में देखा जाए ऐसा रहेगा, स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पुरुषों के साथ भेदभाव बहुत कम, स्त्रियों के साथ भेदभाव बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसका लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा कि वहाँ पे स्त्रियों का जो स्थिति है वो कैसा होता है, प्रतिकूल होता है। और अगर देखा जाए ऐसा क्यों, तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, ऐसा होता क्या है, स्त्री भ्रूण हत्या, लोगों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से गर्भ में ही पता चल जाता है कि यह बच्चा पुरुष है या स्त्री है, अर्थात लड़का है या लड़की, जिसके माध्यम से लोग जांच करवा करके और गर्भ में ही क्या करते हैं, उसे मार देते हैं कि हमें स्त्री नहीं चाहिए, अर्थात बेटी नहीं चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसके लिए कानून का प्रावधान किया, जिसमें चेक करवाने वालों को सजा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो डॉक्टर चेक करेगा उसको भी जो है सो जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। इसके लिए भी कानून बना दिया गया है। तो जिन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्त्री अगर जन्म ले ले, बच्चे जन्म ले ले, तो उसको बच्चे में काट देते हैं, मार देते हैं, कुआं में डाल देते हैं,
जमीन में गाड़ देते हैं, अर्थात कुल मिलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। बहुत ही निर्दयी लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत साल पहले इस तरह का हमारे समाज में मौजूद था, स्त्री भ्रूण हत्या और स्त्री शिशु हत्या, साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। ठीक है, देखेंगे बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से देशों में स्त्रियों के प्रति क्या होता है, घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है, जिसके माध्यम से वहाँ पे स्त्रियों का स्थान कैसा होता है, बिल्कुल निम्न होता है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना है। आखिरकार ये सभी क्रियाएं क्यों हुआ? क्योंकि उस क्षेत्र में स्त्रियों की जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है, जो उसकी स्थिति है, वो क्या है, बहुत ही निम्न है। अगर उच्च होता तो शायद ये क्रियाएं वहाँ पे नहीं होती। इस माध्यम से और इस तरीके से देखा जाए तो लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने का या लिंग अनुपात जो है अधिक होने का सबसे बड़ा कारण है स्त्री की भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, जिसके वजह से उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस देश का जो है लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल का मतलब हो गया कि वहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है और पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। आगे अगर देखें तो हमारा अगला जो टॉपिक है, देखिए इसमें कह रहा है कि अगर हम बात करें विश्व की जनसंख्या लिंग अनुपात को ज्ञात करने के लिए, अगर देखें तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है, तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। जितना विश्व का जनसंख्या है, इस पूरे विश्व में जितने पुरुष हैं और जितने स्त्री हैं, जब इसका हम लिंग अनुपात निकाला गया विद्वानों द्वारा, तो यह देखा गया कि 100 स्त्रियों पर जो है वो पुरुषों की संख्या कितना है, 102 है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों का अनुपात कितना है, तो 102 है। तो दिक्कत फिर आगे कहता है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात, ठीक है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया, लैटविया में। ठीक है, कहाँ दर्ज किया गया, लैटविया। यह कहाँ है, यूरोप में एक देश है, यूरोप का एक देश है जहाँ पे सबसे अधिक यानी कि विश्व का सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वाला देश है लैटविया, जहाँ प्रति 100 स्त्री पर 85 पुरुष हैं। 100 स्त्री है और 85 कितना है, 85 पुरुष हैं, यानी कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। तो इसे कहेंगे लिंग अनुपात का उच्चतम होना या फिर अनुकूल होना। क्या कहेंगे इसको, अनुकूल या फिर उच्चतम लिंग अनुपात। तो सवाल ये बन जाएगा कि विश्व का सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश का है, सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश का है, तो हम लोग लिखेंगे लैटविया का है। प्रति 100 स्त्रियों पर कितना है, 85 है। अगर इसके विपरीत जाते हैं तो निम्नतम लिंग अनुपात, निम्नतम मतलब होता है सबसे कम, यानी कि वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगा और स्त्रियों की संख्या कम होगा। तो वह देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम कहते हैं UAE। ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में क्या पाया गया, प्रतिकूल लिंग अनुपात अर्थात निम्नतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। सोचिए 3 गुना से भी अधिक, 3 गुना से भी अधिक, यानी स्त्री है 100 तो 100 स्त्री पर कितने पुरुष हैं, 311 पुरुष है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर स्त्रियों का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है बहुत ही निम्न है। समाज में खुले मन से चलना फिरना, काम करना, बोलना, ठीक है, कमाना, ये सभी वहाँ पे क्या होगा, वर्जित होगा। उसे बहुत ही बंदिश में रहना होगा। इसके वजह से उस क्षेत्र का क्या है, लिंग अनुपात सबसे निम्न है, लिंग अनुपात सबसे निम्न है। आगे देखते हैं कि लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप में से अगर देखा जाए कि लिंग अनुपात का अगर विश्व प्रतिरूप देखें तो विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सूचीबद्ध किया गया 139 देशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, 139 कंट्री का एक लिस्ट जारी किया, सूचीबद्ध किया। उन देशों में देखा जाए तो लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के लिए अनुकूल है। जो लिस्ट जारी किया गया ना, उसमें 139 देश जो है वो स्त्रियों के लिए अनुकूल है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है।
जबकि 72 शेष जो बच्चे 72 देश हैं उनमें यह जो है उनके लिए क्या है, प्रतिकूल है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर 72 जोड़ देते हैं तो 9 2 11, 7 3 10 और 1 11 और 1 यानी 211 कंट्री में से 211 कंट्री में अगर देखा जाए तो 72 ऐसे देश हैं जहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति कैसी है, प्रतिकूल है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे स्त्रियों का जो स्थिति है बहुत ही निम्न है। ठीक है, उनके साथ घरेलू हिंसा होता है, उनके साथ उसका भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर के स्त्रियों की स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। बट 139 देश में जो है स्त्रियों के लिए लिंग अनुपात कैसा है, अनुकूल है, अर्थात उनका स्थिति वहाँ पे अच्छा है। तो सवाल पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध या सूची में कितने देशों का जो है लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रति अनुकूल है, तो 139 देशों का लिंग अनुपात क्या स्त्रियों के लिए अनुकूल है। और कितने के लिए प्रतिकूल है, तो 72 देश ऐसे हैं जो स्त्री के लिए क्या है, लिंग अनुपात के लिए वो प्रतिकूल है। अगर देखा जाए सामान्यतः कि एशिया में लिंग अनुपात कैसा है, निम्न है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। चीन हो, भारत हो, सऊदी अरब हो या फिर पाकिस्तान व अफगानिस्तान, इन सभी देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है, यानी बहुत ही ज़्यादा निम्न है। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या यहाँ पे अधिक है किसका, पुरुष का, और स्त्री का जनसंख्या है कम है। खासकर भारत में, क्योंकि भारत जैसा हमारा देश पुरुष प्रधान देश, सभी लोगों का इच्छा होता है, पुत्र की कामना होता है, पुत्री को कोई पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है कि हमें 2-3 पुत्र हो जाए, उसके बाद एक पुत्री मिल जाए तो काफ़ी है। अगर हर किसी की यही भावना हो कि हमें 2 पुत्र 1 पुत्री मिल जाए, तो एक दूसरे पुत्र के लिए आप उसके जो वधू को कहाँ से लाएं। ठीक है, तो कम से कम ऐसा कामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी आप पुत्र की कामना कीजिए उतना ही पुत्री की भी कामना कीजिए, ताकि जो ये अनुपात है ये बरकरार रहे और ज़्यादा परेशानी न हो। नहीं तो अगर एक पुत्री पर अगर 2-2 पुरुष हो जाते हैं तो भैया झगड़ा हो जाएगा। अभी सब लोग क्या करते हैं, विवाह करने के लिए कुछ आज हमारे समाज में दहेज प्रथा प्रचलन में है, जो कि कानूनी रूप से क्या है, जुर्म है, लेकिन फिर भी जो है व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है। एक समय ऐसा आएगा जहाँ कोई लड़का नहीं, लड़की कहेगी कि बताओ हम शादी तो करेंगे, कितना देगा, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अगर एक कहेगा 10 लाख, दूसरा कहेगा 15 लाख, हम तुझे शादी कर लेंगे, जाओ। ठीक है, तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब लिंग अनुपात हमारा प्रतिकूल हो जाएगा तब। क्लियर, तो ध्यान रहे कि लिंग अनुपात को बरकरार रखना है, और खासकर ये बरकरार कब होगा, जब लोग शिक्षित होंगे, जब ये सब जान जाएंगे कि हमें पुत्र और पुत्री में अर्थात लड़का और लड़की में कोई अंतर या कोई भेदभाव नहीं करना है, हमारे लिए दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तभी जाकर के हमारा देश लिंग अनुपात के रूप में अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, क्योंकि हम लोग आज लिंग अनुपात को पढ़ लिए, लिंग अनुपात में बहुत सारे प्रश्न निकल के आ गया। सबसे पहली बात, लिंग अनुपात को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो पुरुषों की संख्या नहीं, स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000। ठीक है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यह हमारा क्या है, लिंग अनुपात का सूत्र है। अब बताइए, विश्व की जनसंख्या का प्रति 100 स्त्री पर कितने औसतन लिंग अनुपात कितना है विश्व का, प्रति 100 स्त्री पर 102। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया, लैटविया में, कितना, प्रति 100 स्त्री पर 85 पुरुष। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, कितना, प्रति 100 स्त्री पर 311 पुरुष। ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण घरेलू हिंसा, स्त्रियों की भ्रूण हत्या, सामाजिक निम्न स्थिति, ये सभी क्या है, लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने के कारण। अगला टॉपिक है हमारा आयु संरचना। ठीक है, अगला टॉपिक आयु संरचना। देखिए आयु संरचना में क्या कहता है, आयु जहाँ से आपको समझ में आ गया, आयु मतलब उम्र, एज, संरचना मतलब बनावट। अर्थात यहाँ पे आज जानेंगे कि एक जो है अलग अलग कैटेगरी में कितने कैटेगरी में बटा हुआ है, क्या है इसका महत्व। देखिए आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न आयु वर्ग मतलब 0 से 15, 15 से 59,
और 59 से एबव अर्थात ऊपर। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये विभिन्न आयु वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। देखिए यहाँ सवाल ही बन जाएगा कि कौन सी जनसंख्या है ना, या कार्यशील जनसंख्या किसे प्रदर्शित करती है, या किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है? तो 15 से लेकर के 59 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कार्यशील क्यों भाई? अब आप बताइए, इस जनसंख्या का जो एज ग्रुप है, तो जो आयु संरचना बनाए हैं, इसमें क्या काम करेगा? जो 0 यानी कि 1 साल से लेकर जो 15 साल के बीच में हो जाएगा काम करने के लिए हैं, तो कमाने जाएगा, नौकरी करेगा। अरे ये 59 जाएगा, जो बाबा चाचा लोग जो बूढ़ा हो जाएगा वो जाएगा, बाबू हमको काम दे दो, हैं? ये काम कर पाएगा? काम कौन करता है? जो 15 साल से एबव हो जाता है, 59 साल तक के लोग जो जवान होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, अरे उन्हें काम करेगा। इसीलिए इसका कहा गया कार्यशील जनसंख्या, यानी कि कार्य करने के लायक कौन है? 15 से लेकर के 59 साल के लोग को ही कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात है, उसे वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 60 या 59 से प्लस वर्ष की जो जनसंख्या है वो उसका भी बड़ा अनुपात है, और उसे क्या कहते हैं? वृद्ध जनसंख्या। इसे क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या। इसे कार्यशील जनसंख्या, और इसे क्या कहते हैं? वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या, जिसे देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गए, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके प्रति जो हमें क्या करना होता है? स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। टाइम टाइम से दवाई, अच्छा भोजन, इन सभी का व्यवस्था करना पड़ता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो खर्चा जो है सो वृद्ध जनसंख्या में के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है, युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में कहाँ चले गए? ज़्यादा चले गए। प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, हुआ जनसंख्या युवा है। यानी कि जन्म दर समझ रहे हैं कि अगर प्रदेश में, उस देश में जन्म दर ज़्यादा होगा तो जन्म ले रहे हैं वो कभी न कभी युवा तो होंगे। तो जिस देश में जन्म दर ज़्यादा होगा वहाँ पे युवा वर्ग के जनसंख्या क्या होगा? सबसे अधिक होगा। कोई दिक्कत? तो अगर देखा जाए आयु संरचना में कितने आयु वर्ग निकल रहा है? आयु संरचना, इसमें कितने वर्ग निकल के आए? 3 वर्ग। पहला 0 से लेके 15, 15 से लेके 59 और 60 से लेकर के ऊपर, 60 से ऊपर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या 0 से 15, इसको कहते हैं, वैसे वर्ग का अगर नाम याद रखना है तो इसे कहते हैं बाल आयु वर्ग, इसे कहते हैं युवा आयु वर्ग, और इसे कहते हैं वृद्धायु वर्ग। इन सभी आयु वर्गों में अगर देखा जाए तो कार्यशील जनसंख्या किस वर्ग को कहते हैं? 15 से लेके 59 वर्ष के लिए। अब बाकी का जो 2 आयु वर्ग है, ये देखा जाए तो हमारे लिए खर्चीला है, क्योंकि जन्म से लेके उसका लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमारे इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो इन पर खर्च होता है। साथ ही साथ जो वृद्ध आयु वर्ग है उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए भी बहुत बड़ा हिस्सा इन पर खर्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों के दोनों आयु वर्ग कैसा है? कार्यशील नहीं है, बल्कि कुछ क्या है? खर्चीला वर्ग है। लेकिन अगर 15 से 59 वर्ष के अगर लोगों को देखा जाए तो ये कार्यशील है, ये इनकम जनरेट करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो समझ में आ गया आयु संरचना। अब बात आता है आयु और लिंग, दोनों पढ़ लिए। अब अगला आता है हमारा आयु और लिंग पिरामिड। अब दोनों को प्रदर्शित करना, क्या करना है? दोनों को प्रदर्शित करना है। आयु लिंग पिरामिड क्या है? तो देखिए जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न आयु वर्ग मतलब बताया बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्धा वर्ग। तो विभिन्न आयु वर्गों में
स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। इसका मतलब यह हुआ कि बाल आयु वर्ग में स्त्री की संख्या कितना है और पुरुष की संख्या कितना है, जबकि युवा आयु वर्ग में भी स्त्री की संख्या कितना और पुरुष का संख्या कितना है, और वृद्ध आयु वर्ग में भी पुरुष की संख्या कितना और स्त्री का संख्या कितना है। इसी को प्रदर्शित करने वाले जो पिरामिड है, जो ग्राफ है, उसे कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब इस पिरामिड में आयु के बारे में बताया जा रहा है और लिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिसमें दोनों चीज प्रदर्शित किया जाएगा उसे हम कहेंगे आयु लिंग पिरामिड। इसलिए आगे लिखा है कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को, उसका क्या व्यवस्था है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसी स्थिति है, इसको दर्शाने के लिए ही किया जाता है। आगे देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड जब हम बनाते हैं तो इसमें किन बातों को ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जो है, उसका जो बनावट है, उसकी विशेषता जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। अर्थात जो जनसंख्या पिरामिड है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो ग्राफ है, जो आकृति है, वो क्या परिलक्षित करती है, क्या दर्शाता है, जनसंख्या की विशेषता। अब जनसंख्या की विशेषता में क्या आएगा कि भाई इस जनसंख्या में बाल आयु वर्ग के लोग कितने हैं और बाल आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कितने हैं। साथ ही साथ ये दर्शाएगा कि युवा आयु वर्ग की संख्या कितनी है, इसमें पुरुष और स्त्री कितने हैं। यानी समझ में आया, तो जनसंख्या की विशेषताओं को क्या करती है, परिलक्षित करती है, दैट मीन्स प्रदर्शित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग में किसका प्रतिशत होगा, स्त्रियों का प्रतिशत होगा। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं तो देखिए 3.1, 3.2, 3.3 तीन चित्र यहाँ मिलेगा आपको, जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार को दर्शाते हैं। तो चलिए उस पिरामिड को भी देखते हैं। देखिए जो तीन तरह के जनसंख्या पिरामिड तीन तरह की होती है। कितने तरह की, तीन तरह की। पहला विस्तारित होती जनसंख्या, कौन सा, विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या को हम कह सकते हैं वृद्धिमान जनसंख्या पिरामिड। क्या कह सकते हैं इसको, वृद्धिमान जनसंख्या पिरामिड, अर्थात जनसंख्या कैसा हो, बढ़ रहा हो। तो अगर देखा जाए तो लिखा है नाइजीरिया, कौन सा देश, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड। ठीक है ना, यहाँ पे पिरामिड बना के दिखाया जाएगा, कौन सा, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे, विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। जो देश बहुत कम विकसित होता है उसका स्वरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में क्या है, विशाल जनसंख्या पाई गई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करेंगे तो वे भी ऐसे ही दिखाई देंगे। कैसे, त्रिभुजाकार। कैसे दिखाई देगा, त्रिभुजाकार। आप देख सकते हैं इसका आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार। इसका मतलब क्या है, इस तरह का आकार, इस तरह का पिरामिड कहाँ मिलेगा, जो देश अल्प विकसित है, ज़्यादा विकसित नहीं है, बहुत ही कम विकसित है, उसमें क्या होगा कि बाल आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हैं 10% और इधर 11%, इधर भी 11%, इधर भी 11, यानी बाल आयु वर्ग का प्रतिशत जो वो ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इतना ज़्यादा होने का मतलब है उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, क्योंकि यहाँ का जो जन्म लेने का दर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जन्म लिए फिर धीरे धीरे जाएंगे, ये युवा वर्ग में कन्वर्ट होंगे। लेकिन क्या है, दूसरा अवस्था तो निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर नहीं, निम्न नहीं होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च मृत्यु दर। क्यों होगा उच्च मृत्यु दर, सो देखिए, ज़्यादा लोग जन्म लिए तो धरती में है ना, ये जिंदा है तो उसका परसेंट तो बढ़ गया, लेकिन जब ज़्यादा लोग मरेगा तो धरती से गायब, तो उसका पिरामिड यानी उसकी संख्या प्रतिशत क्या हो गया, कम हो गया। तो ज़्यादा जिंदा हुआ, ज़्यादा जन्म लिया तो इसका पिरामिड नीचे आधार इसका चौड़ा हो गया। और उच्च मृत्यु दर, सब लोग टपक रहे हैं, मर रहे हैं सब लोग, तो इसका जो मृत्यु दर है 85+ के लोगों का वो बहुत ही कम है। उतना तो मिल ही नहीं रहे भैया लोग, 80-85 यहाँ क्या, अगर देखा जाए तो 50, 55, 60 आते आते सब टपक रहे हैं। ठीक है ना, शायद ये वो चचा लोग है जो 80-85 पार कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि उच्च मृत्यु दर है,
और उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होने की वजह से जो पिरामिड बना है ये किस आकार का बना है? त्रिभुजाकार। किस आकार का? त्रिभुजाकार। अगर सवाल पूछे कि किस जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है, तो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड का या फिर वृद्धिमान जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है। अगर सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वृद्धिमान है या विस्तारित है या विस्तारित जनसंख्या पिरामिड पाया गया, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 नाम का उल्लेख किया। पहला नाइजीरिया, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा मैक्सिको। ठीक है, ध्यान रहे इन तीनों देशों का नाम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों देशों का अगर ग्राफ बनेगा लिंग अनुपात की दृष्टि से, अगर इसका जनसंख्या पिरामिड बनाया जाएगा, तो ये 3 देश का जो है जो कि हमारी बुक में मेंशन है, तो जो बुक में मेंशन है उसी का नाम ज़्यादा आएगा, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। तो दिक्कत। अब दूसरा जो हमारा आता है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अर्थात स्थिर जनसंख्या पिरामिड का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो पिरामिड बना हुआ मिलेगा आपको वो ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का आयुर्वेद पिरामिड घंटी के आकार का, किस आकार का? घंटी के आकार का, जिसका शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है? समान है। जितना जन्म ले रहे इतना मर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जनसंख्या स्थिर हो जाता है। क्योंकि अगर जितना जन्म ले रहे हैं उतना ही मर रहे हैं, जितना जन्म ले रहे हैं उतना ही मर रहे हैं। इसका मतलब देखो ऊपर का झुनझुना पतला है, पकड़ के से टन 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 बजाओ, किस आकार का बज रहा है? घंटी का आकार का टुनटुना बजाओ, है ना? ये घंटी का आकार का है। इसका मतलब कि जितना जन्म ले रहे हैं उतना मर जा रहे हैं, जितना जन्म ले रहे हैं उतना मर जा रहे हैं। यानी कि यहाँ की जनसंख्या कैसी होगी? स्थिर होगी। तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। समझ आ रहा है? अगर इसको अच्छे से मन से सुन लिया, पढ़ लिया, गारंटी सवाल एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। डीपली बता रहे हैं आप लोगों को। तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। वृद्धिमान या फिर विस्तारित जनसंख्या किस देश का है? पिरामिड जो है जो नाइजीरिया का है, बांग्लादेश का और मैक्सिको का है। अब आता है ह्रासमान। अब देखिए तीन बातें आपको बताते हैं। वृद्धिमान में क्या था? वृद्धिमान पिरामिड जो था बढ़ रहा था, जो उसमें क्या था? उच्च जन्म दर, है ना? उच्च जन्म दर और क्या था? उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था। यानी जितना अधिक लोग जन्म लेते उससे अधिक लोग क्या होते वहाँ पे मर रहे थे। तो सोच रहे हैं मर जिंदा भी नहीं रह जाते, मर भी रहा जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ स्थिर रहना चाहिए। नहीं, जन्म लेने वाले की संख्या अधिक है तो मरने वाली संख्या कम, मतलब अधिक। तो मरने वाला संख्या भैया जी सब बुढ़ा लोग, चचा लोग सब तो मर गए, जिसका पिरामिड स्थिर चलो कि ज़्यादा हो, है ना? लेकिन स्थिर में क्या है कि जितना जन्म दर है उतना ही मृत्यु दर, जितना जन्म दर है उतना ही क्या है? मृत्यु दर। ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बता देते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। इसमें क्या बताया जा रहा है? इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण, ठीक है ना? तो जन्म दर क्या है? उच्च है, लेकिन मृत्यु दर कैसा है? स्थिर है या फिर उच्च है। तो उच्च तो नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का पिरामिड बना है उच्च जन्म दर के कारण। मृत्यु दर तो इसमें क्या है? कम है या फिर स्थिर होगा। स्थिर है, ये जितना मरते उतना ही मर रहे, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, जन्म ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो विस्तारित हो रहा है। अब देखिए ह्रासमान में क्या कहता है? तो एक पिरामिड का यहाँ बना हुआ है, ऐसा किसका बना है? जापान का। तो जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। यानी कि यहाँ का जो जन्म दर है वो निम्न है, तो मृत्यु दर भी क्या है? निम्न है। अर्थात इस देश में जनसंख्या वृद्धि क्या है? शून्य है या फिर ऋणात्मक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए इस पिरामिड का, तो जापान का पिरामिड जो है ह्रासमान या कम होती जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। इसमें जन्म दर जो है, इसमें जो जन्म दर है ये बहुत ही कम है। यानी अब वहाँ के लोग जो है अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिए, यानी ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। 1-2 अगर हो जाए तो काफ़ी है। इसके वजह से बच्चों की संख्या कम हो रहा है।
और बच्चों की संख्या कम है, तो जो संख्या है वो धीरे धीरे कार्यशील बन रही है। धीरे धीरे क्या बन रही है? कार्यशील बन रही है। ये लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं और बच्चों पर खर्चा, बच्चे है नहीं तो खर्चा कहाँ से होगा, तो बच्चों पर खर्चा कम हो रहा है। ऊपर से जो चचा लोग बढ़ा रहे हैं वो लोग धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि 70-80 वर्ष हो गए फिर भी ज़्यादा मृत्यु दर जो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी वहाँ पे अधिक है। यानी कि कुल मिला के निम्न क्या है? मृत्यु दर, और निम्न क्या है? निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर, जिसके वजह से जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रहा, क्योंकि जितना जन्म ले रहे हैं उतना ही मर जा रहे हैं। ज़्यादा जन्म नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा मर भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा जन्म भी नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा मर भी नहीं रहे। इसका मतलब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या है? स्थिर हो गया। स्थिर हो जाए, बेशक कम हो जाए, यानी जन्म लेगा 10 को, समय यहाँ मरेगा 15 को, तो कुछ ही होगा, जनसंख्या घटेगा, है ना। या फिर जन्म लिया 10 को तो मरेगा 10 को। या तो स्थिर रहेगा इस स्थिति में, या फिर वो कम होगा, लेकिन होगा। तो इस तरह का पिरामिड कहाँ पाया जाता है? किस देश का है? जापान का। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन गए। क्या प्रश्न बना? वृद्धिमान जनसंख्या किस कारण से होता है? उच्च जन्म दर के कारण। तो वृद्धिमान जनसंख्या पिरामिड जो किस देश का है? तो आपका नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको का है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। किस आकार का? सुंडाकार का। जबकि वृद्धिमान त्रिभुजाकार का। ह्रासमान जनसंख्या जो है उसका आकार आप देख सकते हैं कि जैसे लगता है पान के पत्ते के जैसा हो, ठीक है, पान के पत्ते के जैसा हो। और यहाँ पे क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जनसंख्या पिरामिड भी आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन अगर देखा जाए तो ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब है दोनों विशेष क्या है? जुड़े। जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के स्थान पर होता है, अर्थात जहाँ पे कम लोग निवास करते हैं उसे गांव कहेंगे, और जहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं उसे नगर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? नगर। कोई दिक्कत? चलिए फिर कहता है यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रमुख रूप से क्या है? कृषि और पशुपालन पर, ठीक है, अर्थात प्राथमिक क्रियाओं पर दशा जुड़ा हुआ है। वहीं अगर सामाजिक दशा की बात करें तो एक सामूहिक दशा वहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? गांव में। जबकि नगरीय जीवन का जो आजीविका है वो गैर प्राथमिक क्षेत्र का है। किस कौन से क्षेत्र का? गैर प्राथमिक क्षेत्र का। और वहाँ का जो सामाजिक दशा है वहाँ तो भैया मैं की भावना चलता है, सब अपने में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका विभाजन अगर देखें तो केवल और केवल निवास स्थान पर नहीं, बल्कि हम आजीविका के आधार पर और सामाजिक दशाओं के आधार पर भी एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। किसको अलग कर सकते हैं? नगर और ग्रामीण। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ का आयु, लिंग, संगठन अलग होगा। गांव में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम या अधिक भी हो सकती है, ठीक है। जबकि व्यवसायीकरण में देखा जाए तो उसका व्यवसाय जो होता है खासकर प्राथमिक क्षेत्र से होता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, खनन, इन सभी कार्यों में जुड़े होते हैं। वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। और विकास का स्तर तो भैया बहुत ही धीरे होता है। किस कौन से क्षेत्र का? ग्रामीण क्षेत्र का। जबकि नगरीय की बात करें तो आयु, लिंग, संगठन वहाँ पे भी अनुपात कहीं का कम रहता है, कहीं पे ज्यादा होता है। अर्थात अगर देखेंगे नगरों में तो स्त्री की संख्या कम होगा और पुरुषों की संख्या अधिक होगा, जबकि गांव में पुरुषों की संख्या कम और स्त्री की संख्या ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुरुष प्रवास कर जाते हैं। पुरुष क्या कर जाते हैं? प्रवास। तो गांव में लिंग अनुपात अनुकूल अवस्था में मिलेगा, जबकि नगर में लिंग अनुपात प्रतिकूल अवस्था में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रवास। रोजगार के तलाश में लोग प्रवास हो जाते हैं, पुरुष लोग। जबकि नगरीय व्यवसायिक संरचना जो है गैर प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ मिलेगा, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर वो परिवहन के क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से जुड़ा हो। वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। विकास का स्तर भी गांव के स्तर से काफी अधिक होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे आधार बन गए गांव और नगर को अलग करने के लिए। हालांकि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर करने के मापदंड एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, ठीक है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं
जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। वैसे अगर साधारणतया देखा जाए तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को अलग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो लोग ये प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा, और जो लोग गैर प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं वो कौन सा कहलाएगा, नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। ऐसा अक्सर जो है सामान्य रूप से सभी क्षेत्र जो है वो सभी देश इस तरह से गांव को और अलग को, नगर को अलग करते हैं। अब देखिए कहता है कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है क्या, कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या अधिक है। तो ये जो है अनुपात देखा जाए तो अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो नगर और ग्रामीण का जो अंतर देखा गया वो वहाँ के आजीविका, व्यवसायिक संरचना, ठीक है, निवास स्थान, इस आधार पर जो उसको अलग किया गया जनरली। अगर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो आएगा व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब ये हो गया कि जो जनसंख्या है वो किस तरह के कार्यों में जुड़े हुए, किस तरह के कार्यों में जुड़े हुए। तो जाहिर सी बात है व्यावसायिक संरचना में कौन से लोग काम कर रहे हैं, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या मतलब कि 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग में जो स्त्री और पुरुष हैं वही लोग ना काम करेंगे, तो वही लोग काम करेंगे, तो उन्हीं लोगों के माध्यम से क्या बनता है व्यावसायिक संरचना। चाहे वो कृषि हो, वानिकी हो, मत्स्य हो, निर्माण हो, व्यवसायिक परिवहन हो, सेवाओं, संचार या अन्य कोई भी सेवा, ये सभी सेवाओं में क्या करते हैं, इस तरह की सेवाओं में व्यवसाय में वो भाग लेते हैं। कौन, कार्यशील जनसंख्या। कौन, कार्यशील जनसंख्या। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाओं, जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पाद को पुनः निर्माण किया जाता है, उसके रंग रूप आकार को बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रिया। व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पता चल गया कि व्यावसायिक संरचना के 4 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो देखा जाए तो कृषि या प्रकृति से जुड़े कार्य जो होते हैं वो प्राथमिक कार्य हैं। द्वितीय कार्य विनिर्माण, जहाँ पे नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो। व्यापार, परिवहन, संचार अर्थात जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्रिया। और वैसे सेवा जो देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सभी के लिए किया जाता हो, ठीक है, वो कौन सा क्रिया आ गया, चतुर्थक क्रिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि मानव के कितने क्रियाकलाप हैं, कितने क्रियाएं, आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। अर्थात इन चारों क्षेत्रों में अगर कार्यशील जनसंख्या अच्छे से जुड़ जाए तो वह देश बहुत तेजी से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से विकास करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे तो अब बात आता है मतलब चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म। क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने पढ़ा लिंग, हमने पढ़ा लिंग अनुपात। क्या पढ़ा? लिंग अनुपात। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? आयु संरचना। क्या पढ़ा? आयु संरचना। फिर हमने क्या पढ़ा? आयु लिंग अनुपात। आयु कहो पहले या बाद में को बात देखिए। आयु लिंग पिरामिड, या इसी को हम क्या बोलते हैं अथवा में जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड। अगला टॉपिक हमारा क्या रहा? ग्रामीण नगरीय विभाजन, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट को इस सेक्टर में, इस वीडियो में मैंने क्या किया, क्लियर किया। अब लिंग अनुपात की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे।
कि लिंग अनुपात के लिए कौन सा। अच्छा देखिए, अब हमने सभी से बता दिया लिंग अनुपात मतलब स्त्रियों प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। यह व्यवस्था भारत के लिए इस रेशियो का, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आयु संरचना मतलब विभिन्न आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग, वृद्धा आयु वर्ग और कार्यशील जनसंख्या यानी आयु, युवा आयु वर्ग। आयु लिंग पिरामिड, ये तो मैंने बता दिया, पिरामिड बनाया जाता है। सभी देशों का अलग अलग तरह का पिरामिड बनता है। इसमें नाइजीरिया का वृद्धिमान है, ऑस्ट्रेलिया का स्थिर है, जापान का ह्रासमान है। ग्रामीण नगरीय विभाजन जो होता है वो निवास स्थान, आजीविका, सामाजिक स्तर, विकास का स्तर, इस आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है। व्यवसायिक संरचना जो है वो 4 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया है। जिस क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या जो है वो काम करती है और जिस देश की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या इन सभी व्यवसायिक संरचना में जुड़े होते हैं वह देश बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका टॉपिक बढ़िया से समझा दिए। एक भी प्रश्न अगर ध्यान से आप सुने हो तो एक भी प्रश्न का उत्तर आप देने की सक्षम कह सकते नहीं है हो, आप सक्षम हैं, क्योंकि अभी हम आपसे एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। देखिए हमने आपके लिए प्रश्न भी बना रखा है। तो आज आप लोगों का समझ लीजिए, पढ़ने के बाद टेस्ट। लिंग अनुपात का संबंध है, बताइए लिंग अनुपात का संबंध है। ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑप्शन को देखिए अच्छे से और बताइए कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है। क्या स्त्री से है, पुरुष से है, या स्त्री पुरुष से, या इनमें से कोई नहीं। भाई लिंग अनुपात का संबंध आपको मैंने बता रखा है कि लिंग अनुपात का संबंध स्त्री और पुरुष से। किससे? स्त्री और पुरुष से। ठीक है, आगे अगला सवाल, भारत में लिंग अनुपात को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, बता दो। पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू में 1000, या पुरुष जनसंख्या बटे में स्त्री जनसंख्या इंटू में 100, स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या बटे में 100, या स्त्री जनसंख्या बटे में पुरुष जनसंख्या 1000। तो मैंने बताया था भारत में स्त्री की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या बटे में होगा कितना, गुना में 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या कितनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, 4। कौन सा ऑप्शन होगा, 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लिंग अनुपात किसी देश में किसके स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। पर लिंग अनुपात जो है किसी भी देश का हो वो आखिरकार किसके स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। अगर आप अच्छे से सुने और समझे हैं तो इसका जवाब चुटकियों में दे देंगे। बताओ, क्या पुरुष का स्त्री पुरुष दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाई स्त्री के बारे में बताता है, स्त्री पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के बारे में। 5वां, लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण। लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण देख लो, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप पढ़ें आसानी से मार सकते हैं। सोच लो, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक निम्न स्तर, क्या होगा, प्रतिकूल, उल्टा, यानी कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक। ये क्या कहलाता है, प्रतिकूल। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नोट करके यहाँ लिख दिया गया है बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति इस वजह से होता है। प्रतिकूल लिंग अनुपात जो है पुरुषों के प्रवास के कारण ही हो सकता है। अगर हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ उस क्षेत्र का पुरुष चल गया कमाने के लिए बाहर, इसका मतलब क्या कहलाएगा कि उस क्षेत्र के स्त्री के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उसकी स्थिति बहुत निम्न है। ना भैया, वो प्रवास कर गया वहाँ का पुरुष, तो वहाँ का अनुकूल क्या हो गया, मतलब लिंग अनुपात प्रतिकूल हो गया। ऐसा हो गया, प्रतिकूल हो गया। आगे चलो, अगर पढ़े हो तो आसानी से बता दोगे। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, अभी मैंने बताया। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 100 स्त्री पर पुरुषों की संख्या कितना है, बताओ। 85, मतलब 95, 102, 85, 110, 102। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, अभी मैंने बताया था, लैटविया। अगर ध्यान से सुने हो तो बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, निम्नतम यूएई, मैंने बताया था। ध्यान से देखो, लैटविया में 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, 85 पुरुष हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, ये 311 पुरुष हैं। तो 3 गुना पुरुष हो गया भाई। वो लोग ब्याह शादी कैसे करता होगा समझे नहीं आता है? ऐसे करता होगा यार। देखो आगे कहता है
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए क्या है? अनुकूल है। सही बात है, बताएं। जबकि कितने देशों में प्रतिकूल है? तो ऑप्शन में 135, 72, 95, 102, तो क्या होगा? 72 बताए थे। कितना होगा? 72। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस महाद्वीप में लिंग अनुपात निम्न है? बताओ, किस महाद्वीप में लिंग अनुपात निम्न है? तो महाद्वीप का तो चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैंने ये बताया था कि चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान बताया थे ना। इसका मतलब वो कौन महाद्वीप में है? दिमाग लगा, खोपड़िया लगा थोड़ा सा। एशिया में। किसमें है? एशिया में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात क्या है? बहुत ही कम पाया गया है। और वहीं अगर अगला प्रश्न को लेते हैं, तो किस महाद्वीप में लिंग अनुपात उच्च है? किस महाद्वीप में लिंग अनुपात उच्च है? तो लिंग अनुपात उच्च होने का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? यूरोप को जाता है, क्योंकि यूरोप का ही एक देश है, कौन सा? लैटविया। और एक देखा जाए, एक राजनीतिक घटना, एक देखा जाए युद्ध लड़ा गया था, जिसमें वहाँ पे नाजियों को मार मार के भगाया गया था हिटलर के द्वारा, जिसके वजह से लोग प्रवास कर गए किसी दूसरे देश में जाकर के, और यूरोप की जनसंख्या जो है, पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई और स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई। इसका मतलब है कि लिंग अनुपात उच्च कहाँ हो गया? अरे पुरुष भाग गया जान बचा के, कौन बच गई? स्त्री। कहाँ जाती है बेचारियों के लिए? भाग के, ठीक है ना। बाल बच्चा अगर हाथ में रहेगा कहाँ जाएगा लोग? तो रह गया कहाँ पर? अपने देश में। और कौन सा देश? यूरोप। तो यूरोप का जो है लिंग अनुपात सबसे उच्च है। अगला प्रश्न में आ जाओ, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इनमें सभी। इनमें से सभी। अगर ज़्यादा लोग जन्म लेगा, कम लोग मरेगा, अधिक लोग प्रवास कर जाएगा, तो सब कारण है ना इस चीज को प्रभावित करने के लिए, लिंग अनुपात को प्रभावित करने के लिए। अगला सवाल, अगर अच्छे से वीडियो देख लिए हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे देंगे। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड निम्न में से किस देश का है? विस्तारित अभी मैंने बताया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। तो चौथा क्या होगा? इनमें से सभी। तीनों का था, लेकिन इतना मत समझ लेना, बड़ा इजी यहाँ दे दिए, एग्जाम इजी नहीं आएगा। यहाँ पूछेगा कि विस्तारित जनसंख्या पिरामिड निम्न में से किस देश की संरचना नहीं है? ले उल्टा कर दिया, 3 को दे देगा था और चौथा कर देगा फलना ढिकना। समझा गया ना? अच्छा से याद कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ जो ऊपर बैठा परीक्षा लेने वाला हमलों से बड़ा होशियार है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। घंटी के आकार का पिरामिड जिसका शीर्ष कैसा है? सुंडाकार है, होता है। क्या दर्शाता है? घंटी का सुंडाकार, ये देखो भैया घंटी क्या दर्शा रहा है? बता दो अपने आप में। अरे त्रिभुज बनल है, त्रिभुज किसका था? विस्तारित का था। कितना दिमाग लगा? ह्रासमान, वृद्धिमान, स्थिर, वृद्धिमान। तो सुंडाकार, ये घंटी टन 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 घंटी बजाओ, आराम से इजी याद हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर जनसंख्या पिरामिड निम्न में से किस देश की संरचना है? ऑस्ट्रेलिया। बताए गए ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्थिर जनसंख्या, हाँ ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जो है वो किस देश का है? जापान। किसका है? जापान। यहाँ भी आपका फटाफट क्लियर। अगला प्रश्न, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का विभाजन किस आधार पर होता है? देखा जाए किस आधार पर होता है? बताओ, क्या वहाँ के लिंग के आधार पर होता है, या निवास के आधार पर होता है, संपत्ति के आधार पर होता है, ये सभी के आधार पर? अरे बुर्बक, अभी मैंने बताया निवास के स्थान पर होता है, साथ ही साथ आजीविका के आधार पर होता है, साथ ही साथ विकास के स्तर के आधार पर होता है। बहुत सारे आधार मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे एक आधार है। कौन सा आधार है? निवास। तो निवास के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या क्षेत्रों को क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। प्रश्न 20, 20वां प्रश्न क्या कहता है? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग किस प्रकार के क्रियाओं में संगठन नहीं संलग्न होगा? यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ, संलग्न होगा। संलग्न, संलग्न मतलब होता है शामिल। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कुछ करता है, लोग खेती में करेगा। खेती किसमें आता है? प्राथमिक। और नहीं तो क्या, इसे थोड़े होगा खत्म। किसमें आएगा? सीधा प्राथमिक में। नगरीय क्षेत्रों के लोग किस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न होते हैं? नगर वाला लोग ये खेती करेगा, हाथ पर सब दुखाएगा, कुछ ही करेगा। प्राथमिक में काम करेगा? एकदम नहीं। गैर प्राथमिक में कर सकता है, द्वितीयक में कर सकता है, और सभी। देखिए गैर प्राथमिक मत में क्या आता है जानते हैं? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन होगा, क्योंकि गैर प्राथमिक मतलब दूसरा काम, द्वितीय मतलब भी दूसरा काम। इसका मतलब क्या शहर वाले केवल फैक्ट्री में काम करता है, कुछ नहीं करता है? करता है ना, सेवा क्षेत्र भी है। इसका मतलब गैर प्राथमिक में कौन आ गया? द्वितीयक भी आ गया, तृतीयक भी आ गया और चतुर्थक भी आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? दूसरा, गैर प्राथमिक कार्य।
के लोग किसमें जुड़े होते हैं? नगरीय क्षेत्र के लोग इसी में जुड़े होते हैं। 22वां आ जाओ, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या क्या कहलाती है? आयु संरचना, लिंग संरचना, जनसंख्या संरचना, आयु लिंग संरचना। बताओ। अरे भाई अभी बताया, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या कहलाता है आयु संरचना। विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या क्या बताता है? आयु संरचना। अच्छे से सुनो, समझो, पढ़ो, अपने आप सब बन जाएगा। 22वां प्रश्न, जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। बताओ महत्वपूर्ण सूचक क्या है? आयु संरचना, लिंग संरचना, जनसंख्या संरचना या पिरामिड संरचना? तो भैया जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक जो है वो क्या है? बताओ, दिमाग लगाओ। आयु संरचना, लिंग संरचना या जनसंख्या संरचना? तो आंसर होगा जनसंख्या संरचना, क्योंकि जनसंख्या संरचना में आयु लिंग सब जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 3। अब आता है 24वां प्रश्न, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है किसको? 15 से 25 वालों को, 15 से 59 वालों को, 15 25 से 40 या 60 से ऊपर। तो काम क्या करेगा? ये चर्चा करेगा 60 से ऊपर वाला है कि 25 से 40 वाला काम करता है, लेकिन ये इसका सिर्फ इतना ही में खत्म नहीं होता, ये दूसरा होगा 15 से 59। टिक मारो, बड़ा टिक मारो, इसे एकदम कॉन्फिडेंस है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है भाई साहब, एकदम टेंशन, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, 2 प्रश्न और पढ़ लो। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग निम्न में से किस संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग हम काहे में करते हैं? किस चीज की संरचना को दर्शाते हैं? क्या हम आयु लिंग संरचना को दर्शाते हैं? क्या हम जनसमूह संरचना को दर्शाते हैं? या लिंग संरचना या आयु संरचना? अभी बताए, जब पिरामिड बनता है तो बाईं ओर पुरुष और दाईं ओर स्त्री, यहाँ पे रहता है विभिन्न बार 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, है ना? ये सब उम्र है इधर, और इधर पुरुष और स्त्री है। बताओ इसमें कुछ बची है? लिंग भी है, आयु भी है। इसका मतलब पिरामिड में आयु और लिंग संरचना को दर्शाने के लिए हम लोग जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग करते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार के पिरामिड को दर्शाता है? अभी बताया था, घंटा के आकार का, मतलब विस्तारित, यानी विद्यमान जनसंख्या को दर्शाता है। कौन सा? त्रिभुजाकार पिरामिड। तो आप लोगों का आज का जो क्लास बहुत ही जबरदस्त गया। चैप्टर नंबर 3 एग्जाम से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे सब बता दिया, गारंटी 100%, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। लेकिन तनी दिमागवा खोल के सुनना, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ बहुत सीधा तरीके से बता दिए, वहाँ उल्टा तरीके से पूछे, ठीक है ना? तो दिमाग को वहाँ उल्टी मत कर लेना, इसलिए आराम से बढ़िया से पढ़ना और अच्छे से समझना। और आप लोग क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हमारे साथ जुड़े हैं तो तनी अपने भाई का, किसी दोस्त का ख्याल रखो भाई, जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो गरीब लोग हैं, कम से कम इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दो, बेचारा घर में बैठ के देख लेगा और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।